नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कम मतदान, सियासत परेशान। हमेशा कम मतदान प्रतिशत जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी को डराता है। निकाय चुनाव के पहले चरण में पिछले साल के मुकाबले कम मतदान हुआ तो सियासी दलों में खलबली मच गई। पहले चरण की नगरपालिका सीटों पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लिहाजा उसका परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन वोटर घर से बाहर ही नहीं आएगा तो वोट कैसे करेगा? इसलिए अब सियासी दल कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मतदाता घर से बाहर निकले, दूसरे चरण के लिए वोट करें, क्योंकि 11 मई के बाद फिर जनता के सामने 2024 में केंद्र की सरकार चुनने का ही मौका होगा। लिहाजा पार्टियों की परेशानी जायज है। कम मतदान, सियासत परेशान, इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के अहम सवाल, कम मतदान से आखिर किसको फायदा और किसको नुकसान? कम मतदान, निकाय में क्या रुझान, क्या कोई नया पैटर्न भी दिख रहा है? और वोटिंग में लाचारी किस पर ही भारी पड़ेगी? कम वोट से जनता ने किसको दिया, सियासी चोट किसको दी है? कम वोटिंग का डर, दूसरे फेज में भी क्या असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी मेहमानों का जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चार मई को यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में कुल 52% मतदान हुआ है, जो पिछली बार के मुकाबले कम है। पहले चरण में 37 जिलों के 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे। 10 नगर निगमों में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो लखनऊ में 38.62%, वाराणसी में 40.58%, प्रयागराज में 33.61%, गोरखपुर में 42.43%, आगरा में 40.32%, मथुरा में 44.3%, सहारनपुर में 56.37%, मुरादाबाद में 50.01%, फिरोजाबाद में 52.26% और झांसी में 47.19% मतदान हुआ। लखनऊ में पिछले साल के मुकाबले कम मतदान हुआ तो गोरखपुर में अधिक मतदान देखा गया। लेकिन कम मतदान ने सियासी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि इन सभी 10 नगर निगमों में पिछली बार बीजेपी का कब्जा रहा है। ये स्थानीय निकाय का निर्वाचन शहरी मतदाताओं का निर्वाचन है और शहरी मतदाता स्वाभाविक रूप से मतदान के लिए थोड़ा उदासीन रहता है। इसी के आधार पर पहले चरण में मतों का प्रतिशत उतना नहीं रहा जितना की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए निश्चित रूप से इसे और बेहतर बनाने के लिए बूथ स्तर तक अपनी संरचना को और सक्रिय किया है और निश्चित रूप से दूसरे चरण में बेहतर मतदान होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि लोग अधिक से अधिक मतदान के लिए निकले और बेहतर स्थानीय निकाय की सरकार बनाने के लिए आगे आए। पार्टियां परेशान है कि कम वोटिंग प्रतिशत का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब 11 मई को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी को एसपी और बीएसपी से मुकाबला करना होगा। अगर मतदान कम हुआ है तो पार्टियों का गुणागणित बिगड़ सकता है। इसलिए पार्टियां अपील कर रही हैं कि किसी भी तरह मतदाता घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक जाएं और वोट करें। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होने जा रहा है। मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल के मतदान करें, जिससे देश का लोकतंत्र वो मजबूत हो और आप अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने परंपरागत वोटर यादव की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग को महत्व दिया है। कम मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं तो बीजेपी ने पहली बार बड़ी संख्या में मुसलमान प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। वहीं बीएसपी ने भी काफी संख्या में मुसलमान प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, जबकि उसका कोर दलित वोटर पहले से ही उसके साथ है। और बीएसपी का मानना है कि काडर बेस पार्टी होने के कारण उसका वोटर निकलता ही निकलता है, लिहाजा उसे वोटिंग प्रतिशत की चिंता नहीं, जबकि हाशिए पर आ रही कांग्रेस को खोने की चिंता ही नहीं है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, एक कर्तव्य भी है। और मतदान करके हम सब लोग अपनी सरकार चुनते हैं, चाहे वो नीचे की हो या चाहे ऊपर की हो, विधानसभा की हो, लोकल बॉडीज की हो या केंद्र सरकार की हो। मतदान के अपने अधिकार का जरूर प्रयोग करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। फिलहाल सभी की नजरें अगले चरण के मतदान पर हैं। सभी की नजरें मुस्लिम और दलित वोटरों पर भी हैं, जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इन दलों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे।
टीम न्यूज स्टेट। चलिए, चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। प्रशांत उमराव जी, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र भट्ट सर, वरिष्ठ पत्रकार। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, पहला सवाल आपसे ही। आखिर बीजेपी के स्टेक्स दांव पर हैं, 10 निकाय थे और बीजेपी को एक मैकेनाइज्ड पार्टी के तौर पर देखा जाता है कि उसके कार्यकर्ता जो है, पन्ना प्रमुख जो है, वो वोटर्स को लेकर बूथ तक पहुंचते हैं। क्या उसमें कहीं दिक्कत रही और क्या वजह आप मानते हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा? किसकी चिंता बढ़ी इससे? सॉरी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये जो सभी के नाम क्या मैं सही करवाता हूँ प्रशांत जी, मैं समझ गया था। हाँ प्लीज सही करिए जी। और दूसरी बात की, क्या शहरी क्षेत्रों का ये मतदान है निकाय चुनाव में, और अमूमन हर चुनाव में देखा जाता है विधानसभा और लोकसभा में शहरी क्षेत्रों में मतदान थोड़ा सा कम होता है बजाय कि ग्रामीण क्षेत्रों के। तो पहले चरण में इस तरीके से हमने देखा शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है। हमारे लिए भी क्योंकि हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं सरकारी माध्यम से पार्टी के स्तर पर भी कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। और दूसरे फेज में भी हम अपने पूरे जो हमारी बूथ लेवल तक की संरचना है उनको भी दोबारा इस तरीके से एक्टिव किया गया है कि लोगों को जागरूक करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदान स्थल तक लेकर के जाएं ताकि अगले चरण का जो है प्रतिशत मतदान प्रतिशत बढ़े। लेकिन प्रशांत जी, अगर पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत रहा, ओवरऑल 52% माना जा रहा है, तो उसका कारण क्या रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर्स में वो उत्साह नहीं है या कोई निराशा दिख रही है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से? देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर विपक्ष के पक्ष में मतदान होना होता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। तो हो सकता है कम मतदान का रीजन ये भी हो सकता है कि मतदाताओं के मन में हो कि कोई बहुत कोई बदलाव होना नहीं है, सत्तारूढ़ दल के लोग ही अधिकतर जीत रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि उनमें कुछ लग रहा हो कि कोई बहुत अधिक बदलाव होना नहीं, इसलिए न जाए। ये भी रीजन हो सकता है। अगर बदलाव के लिए मतदान होता है तो प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मैं नहीं मानता कि कोई हमारा फर्स्ट पेज में हमारा कोई। मनोज जी, आप लोगों को कोई डर कम मतदान का जो असर दिख रहा है, खास करके दूसरे चरण में ऐसा ना, उसके लिए आप लोग भी क्या अपने स्तर पर कोई कोशिश कर रहे हैं? और पहले चरण का क्या असर? पार्टी ने जो नगर निकाय का चुनाव लड़ा है वो पूरी ताकत के साथ और बड़ी मजबूती से, और इसके दूसरे पक्ष की अगर हम लोग गणना करेंगे तो वो ये आया है कि बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और विश्वास उन लोगों को जगा है कि अगर कोई ये शहर की सरकार में अगर कोई कुछ बेहतर कर सकता है तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, गड्ढों में गाड़ी चली जाती है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो नहीं पाया, नाली कड़ंजा साफ नहीं हुआ, सीवर लाइन पड़ नहीं पाई। 2017 में जो 2018-19 में जो वादा किया था बीजेपी ने लखनऊ में 9 वार्डों में सीवर लाइन डालने, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। इन मुद्दों को लेकर जनता निकली क्यों नहीं बाहर वोट करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास इसके बाहर हो। समाजवादी पार्टी का, ये मैं अपनी पार्टी की बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां वोट परसेंट पड़ा है 60% तक वोट पड़ा, 65% तक वोट पड़ा। जो हमारी बूथ है वो देख लीजिए। और जहां बीजेपी का वोट परसेंटेज था वहां वो 30-32 पे ही आके खत्म हो गया। शहरी क्षेत्र की बात करें, तमाम सारा ग्रामीण क्षेत्र हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। प्रशांत जी, जवाब दीजिए। साथ ही मुझे वो उपचुनाव वाला दौर याद आ जाता है 2017 के ठीक बाद, जब विधानसभा के बाद कैराना का, साथ ही फूलपुर का और गोरखपुर का उपचुनाव हुआ था। वहां एक बड़ा फैक्टर देखा गया, एक तो विपक्षी एकता वाला फैक्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता और समर्थक इतने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर कि वो बाहर निकले ही नहीं। वैसा कुछ तो नहीं हो रहा यहाँ? देखिए, बिल्कुल ऐसी प्रशांत जी से, हाँ, आप वाले सवाल पर मनोज जी काउंटर था। प्रशांत जी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कॉन्फिडेंट है, फिर भी जो है लगातार हमारे कार्यकर्ता नेता
बूथ स्तर से, प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जनता जो भी निकल है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सारे निगम, नगर निगम 17 जीतने जा रहे हैं और नगर पालिका, नगर पंचायत 80% से अधिक सीटें जीतेंगी। ठीक है, अभिमन्यु जी कैसे देख रहे हैं? हालांकि वोटिंग परसेंटेज आपके पक्ष में जो पिछला आंकड़ा रहा है 2-3% का, वो बहुत ज्यादा फर्क तो डालेगा नहीं अगर सेम रिपीट करते हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इसे? और पैनल में मौजूद सब लोग नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए, आयुषी जो हमारा 2022 का आंकड़ा था वो बेहद कमजोर इसलिए भी रहा क्योंकि 89 के बाद हम अकेले नहीं लड़े, गठबंधन के सहारे से लड़े और कैडर हमारा मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल संगठन पे काम किया, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं कि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब निर्वाचित होकर चुनकर आए। अब मैं नगर निकाय के बारे में बात करना चाहता हूं। लखनऊ तो राजधानी है हमारी, वहां 38% वोट शेयर, तो सवाल यह निशान सरकार पर भी खड़ा करता है कि जनता घर से बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि इनके झूठे वादे हैं। ये मल्टी लेवल पार्किंग का वादा करते हैं, ये एसटीपी प्लांट लगाने का वादा करते हैं एक सफाई के नाम पर, ये कूड़ा निस्तारण की बात करते हैं। वही सवाल मैंने मनोज जी से भी किया अभिमन्यु जी कि अगर सरकार से लोग नाराज होते हैं, यही शिकायत है, अगर सरकार के खिलाफ वोट ज्यादा पड़ते हैं, वोटिंग परसेंटेज अचानक बढ़ता है, तो पैटर्न ये रहा माना जाता है कि लोग जो है सरकार से बड़े ज्यादा खफा है, सरकार की बातों से सहमत नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, लोग निकले ही नहीं है। आयुष जी, सबसे जो संपन्न तबका है, जो बड़े लोग हैं जिनको माना जाता है, उनकी वोट परसेंट ज्यादा धूप होने पर कम हो जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये अभी अंदाजा लगाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि गरीब गुरबा, किसान, मजदूर मिलकर, मध्य वर्ग मिलकर जब वोटिंग करता है तो उसकी वोट परसेंट तो 40-50% तक ही पहुंचती है। उसके बाद जो संपन्न लोग हैं, ये फैक्टर तो हर चुनाव में होते हैं, फिर ऐसा भी माना जाता है, मेरा ये कहना। लेकिन हाँ। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आज सत्ता में भाजपा है, अधिकांश मेयर भाजपा के थे, लेकिन अपने मेयर के रिपोर्ट कार्ड पर ये कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्षदों के काम पे कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे नगर निगमों में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इनके विधायक तक लिखित में शिकायत दर्ज कर चुके हैं अपने नगर निगमों के लिए, और जनता परेशान है। 5% जो हाउस टैक्स बढ़ता था अब 10% बढ़ा दिया है। सुविधा के नाम पे कहीं कुछ नहीं है, कूड़े का ढेर। वीरेंद्र सर, क्या कहता है आपका एनालिसिस? क्या कारण रहा पहले फेज का जो वोटिंग पैटर्न रहा, और अगर यही दूसरे फेज में भी देखा जाए तो फिर किसकी चिंता बढ़ेगी? देखिए, इस चुनाव को, ये नगर निकाय का चुनाव था, अर्बन लोकल बॉडी, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इसको भी सारी पार्टियों ने लोकसभा विधानसभा चुनाव की तर्ज पे लड़ा है। अभी एक साहब कह रहे थे कि मेयर का रिपोर्ट कार्ड, अरे आप कौन सी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? जब राजीव गांधी के समय 73rd अमेंडमेंट आया था और 91 में वो कानून लागू हो गया था, उसमें नगर निकायों को और अधिकार देने का प्रावधान किया गया था, उनको और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई थी, उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाने की बात कही गई थी, और उसके बाद ही जो है महिलाओं का और SC ST OBC का आरक्षण लागू हुआ। पिछले 30 सालों में मैंने कभी आज तक 73rd अमेंडमेंट के अनुसार नगर निकायों की शक्ति बढ़ाने के विषय को मुद्दा बनते नहीं देखा। इस चुनाव में सबसे कम वोटिंग की वजह रही है बड़े शहरों में कि कोई मुद्दा ही नहीं था। लखनऊ शहर में हजारों सफाई कर्मचारियों को आज भी वेतन 6,000 रुपए महीने मिलता है। वो ठेकेदार के कर्मचारी हैं और वो वेतन भी 3 महीने में एक बार मिलता है। क्या समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या इसे मुद्दा बनाया? क्यों नहीं बनाया? ये जवाब इसका यही देंगे। लखनऊ में ऐसी हजारों आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो बनी खड़ी हैं और जिनके ऊपर नगर निगम आज तक प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं लगा पाया। नगर निगम की 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी केवल हाउस टैक्स से होनी चाहिए थी, वो 200 करोड़ रुपए होती है। और एक साहब अभी कह रहे थे कि साहब आपने 9 वार्डों में सीवर लाइन का वादा किया था। सीवर लाइन बनवाने के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसा कहां से आएगा? नगर निगमों की हालत आर्थिक रूप से बहुत खस्ता हाल है, तनख्वाह नहीं बढ़ती। लेकिन सर, जो आंकड़ा मैं पढ़ रहा था हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी, शायद द हिंदू में ही था, वो आंकड़ा जो है लखनऊ का, कानपुर को और आगरा को, इनको टॉप 10 उसमें निगमों में जोड़ा गया है, देश के काउंट किया जाता है।
रेवेन्यू के मामले में भी, एरिया के मामले में भी, फिर ऐसी दिक्कत क्यों है? अभी इसी वर्ष जनवरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है पूरे देश के बारे में, और उसमें सबसे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों की है। क्या कोई मुद्दा बना? पूरे चुनाव के प्रचार में केवल कूड़ा उठाने, सफाई करने की बात हुई, कोई ठोस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा जी, 2020 में और 21 में कोविड के समय सबसे प्रशंसनीय कार्य किया था बंबई नगर महापालिका ने। बंबई नगर महापालिका की पूरे देश में चर्चा हुई थी, और बंबई नगर पालिका का कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी रैंक का होता है। क्या आपने सुना यूपी के किसी भी नगर निकाय में, नगर निगम में 16 नगर निगम उस समय थे, क्या कहीं आपको दिखा नगर निगम किसी किस्म की सहायता या राहत का काम कर रहा हो? कहीं कुछ नहीं था। उनके पास साधन ही नहीं है, उनके पास पैसा नहीं। सर, ये एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो गई कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, जो नहीं हो पा रहा है, या उस पर काम नहीं किया जा रहा है, या उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो आखिर इससे आगे कैसे बढ़ा जाए? जनता में निराशा क्या इसी वजह से रही कि उनके मुद्दों की बात नहीं हो रही है? वीरेंद्र सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी एग्जैक्टली, आप सही। हाँ बिल्कुल सही है। केवल आप उससे लखनऊ हो या कानपुर हो, एक मेयर के ऊपर साल में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा होता है। इसके बदले में लखनऊ के नागरिक को क्या मिलता है? सर बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे, इसमें फायदा नुकसान किसका देख रहे हैं इस वोटिंग पैटर्न से? वीरेंद्र सर, किसका फायदा किसका नुकसान? नागरिक को क्या मिलता है? कम वोटिंग से किसका फायदा किसका नुकसान? वीरेंद्र सर संक्षेप में। देखिए, कम वोटिंग से निश्चित तौर पर ये बड़े शहरों को, लखनऊ हो या कानपुर हो, इनको माना जाता है कि यहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक है, और अगर यहाँ पे वोटर नहीं निकला है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन छोटे शहरों में, नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायतों में वोटिंग 50% से ऊपर हुई है, 70% तक हुई है। लखनऊ के ही नगर पंचायतों में वोटिंग परसेंटेज लखनऊ शहर की। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ। प्रशांत जी, बड़े शहर बड़ा झटका तो नहीं दे देंगे, क्योंकि 10 निगम जहां 10 में बीजेपी काबिज रही है, कई तो ऐसे जहां 7-7 बार से आपके मेयर चुने आ रहे हैं। नहीं, कोई झटका नहीं मिलने वाला है। सभी जगह, सभी जो भी फर्स्ट फेज में हो गया 10 निगम के चुनाव, वो भी जीतेंगे, और अगले चरण में जो 7 सीटों पे होने वाला सभी जीतेंगे, और बाकी नगर पंचायत, नगर पालिका में भी 80% सीटों पर हम विजय। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी भी होती है प्रशांत जी की वोटिंग को लेकर जागरूक किया जाए। उस जागरूकता वाले पहलू पर आखिर हम फेल क्यों हुए? एज एन सिटीजन भी, एज एन गवर्नमेंट भी, और एज एन पॉलिटिशियन या एज एन मीडिया, हम लोग भी खुद को भी सवालों के घेरे में इस मामले को लेकर कम से कम रख सकते हैं, अगर हम जागरूक करने में उतनी हद तक कामयाब नहीं हुए तो। नहीं, इसमें सरकार की गलती नहीं। सरकार लगातार जागरूकता के स्तर पर जागरूकता करती रहती है, उस स्तर पर भी काम हुआ। पार्टी के लेवल पे भी हम लोग जागरूकता फैलाते रहते हैं, और नीचे बूथ लेवल तक हमारी टीमें, हमारी उसकी सबकी जिम्मेदारी रहती है कि लोगों को घर से निकाल करके बूथ तक, वहां मतदान स्थल तक लेकर के जाए। वो सारा काम हम लोग करते हैं। तो शहरी स्पेसिफिक लोकल टॉपिक्स को लेकर बात न करना क्या एक बड़ा कारण आप मानते हैं? कानून व्यवस्था का मुद्दा, अतीक का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे थे, हिसाब हो जाएगा, प्रकृति, ऐसे मुद्दे थे जो पैन यूपी के लिए तो ठीक थे, लेकिन जिसके घर के बाहर खड़ंजा नहीं बना उसको क्या मतलब? और कौन सा मेयर साहब अतीक वाले मामले को लेकर या कानून व्यवस्था के मामले को लेकर कुछ कर देंगे? वो मुद्दा हम लोग लेकर के नहीं है, वो लगातार मीडिया के माध्यम से चीजें चल रहा था। जो सवाल हमसे पूछे गए उनका हमने जवाब दिया है। ठीक, हमारे लिए जो कानून व्यवस्था विकास का मुद्दा था। ठीक सर, मेरे पास वक्त है, मैं माफी चाहूंगा। मनोज जी, बहुत छोटा सा सवाल, आखिर समाजवादी पार्टी ने भी उत्सुकता की कमी तो दिखाई। अखिलेश यादव बीच में कर्नाटक चले गए, शिवपाल यादव ने अब चुनाव प्रचार करना सेकंड फेज के लिए शुरू किया है, रामगोपाल जी को अभी भी खोजा जा रहा है, डिम्पल यादव भी प्रचार करने उतरी हैं अब। नहीं, देखिए, आयुष जी लगातार समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सभी लीडरों ने प्रथम चरण के भी चुनाव प्रचार में जनपदवार किया प्रचार, और सेकंड में भी लगातार पूरी ताकत लगाई है। लेकिन मुझे तो सत्प्रभ ये लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार और सरकार के पास, निगमों के पास पैसा नहीं, उसे तो पर्दाफाश हो गया, पर्दाफाश कर दिया वीरेंद्र जी ने कि सरकारों के पास पैसा पर्दाफाश नहीं किया। उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कही जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। का कलेक्शन, चलिए वक्त खत्म हो गया। मनोज जी माफी चाहेंगे। अभिमन्यु जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का। तो कम वोटिंग का डर आखिर सियासत में कितना असर डालेगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कम से कम सेकंड फेज वाले इलाके में अगर आपका मतदान है तो वोट करिए और अपने मुद्दों को लेकर वोट करिए। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।